माडवी हिडमा अभी जिंदा है। ये संदेश देने के लिए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर छिपकर हमला किया। कभी 10 राज्यों में लाल आतंक का पर्याय रहे नक्सलियों का हाल इस समय बुझते दिए की तरह है, जो बुझने से पहले तेजी से फड़फड़ाता है। जैसे जैसे 31 मार्च 2026 की डेडलाइन पास आ रही है और सुरक्षा बलों का अभियान उनके खिलाफ तेज होता जा रहा है, उनकी ये फड़फड़ाहट और बढ़ती जा रही है। नक्सलियों की ये फड़फड़ाहट बस्तर के सुकमा क्षेत्र में देखने को मिली। कोंटा में एक कायराना हमले में नक्सलियों ने आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट कर न केवल एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे की जान ले ली, बल्कि डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर और इंस्पेक्टर सोनल ग्वालिया बुरी तरह घायल हो गए। ब्लास्ट में 42 साल के शहीद एएसपी आकाश राव के दोनों पैर उड़ गए, लेकिन फिर भी वो साथी जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और सुकमा एसपी को जल्द सूचना देकर तीनों के लिए ब्लड का इंतजाम करने, साथ ही और जवानों को भेजने के बारे में कहा। सहायता पहुंची, लेकिन आकाश राव को जीवित नहीं बचाया जा सका। 2019 में आकाश राव को बहादुरी के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, कभी अधिकारी होते हैं जिनकी शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर खुद अर्थी को कंधा देने आए। अंतिम विदाई देते समय जवानों से लेकर सभी आमो खास की आंखें नम हो। टाइगर न्यूज की तरफ से जांबाज पुलिस अधिकारी आकाश राव जी को श्रद्धांजलि और सैल्यूट। दोस्तों, माओवादियों या नक्सलियों की ये हरकत दर्शाती है कि वो किस कदर बौखला गए हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। रविवार को जिस तरह माओवादियों ने जेसीबी को आग लगाकर सुरक्षा बलों के लिए जाल बिछाया, उन्हें विश्वास था कि जेसीबी को आग लगाने के बाद सुरक्षा बलों की टुकड़ी जरूर उधर आएगी। इसीलिए माओवादियों ने वहां आईडी फिट किया था, जिसकी चपेट में आ गई पैदल पेट्रोलिंग पर निकली आकाश राव गिरेपुंजे और उनकी टुकड़ी। आकाश राव तीसरे एएसपी रैंक अधिकारी हैं जो नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। उनसे पहले 2001 में नारायणपुर में भास्कर दीवान और 2011 में राजेश पवार नक्सली हमले में शहीद हुए थे। 2025 की शुरुआत से ही सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ने माओवादियों को तितर बितर कर दिया है। इस समय करीब 300 सशस्त्र माओवादी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबल केशव राव और बसव राजू के मारे जाने के बाद तो नक्सली बुरी तरह बौखला गए हैं। सीपीआई माओवादियों का पूरा संचालन 2 शीर्ष निकाय के अधीन होता है, पॉलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति। दोस्तों, 2005 से 14 पॉलिट ब्यूरो सदस्य या तो मारे गए हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर बीमारी से मर गए हैं। इसके चलते पॉलिट ब्यूरो में अब केवल 4 सदस्य बचे हैं। इनमें मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ अभय, तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी और मिहिर बेसरा शामिल हैं। सभी पॉलिट ब्यूरो सदस्य केंद्रीय समिति के सदस्य तो होते हैं, लेकिन केंद्रीय समिति के सदस्य पॉलिट ब्यूरो के सदस्य नहीं हो सकते। केंद्रीय समिति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 2007 से 26 केंद्रीय समिति के सदस्य मारे जा चुके हैं। फिलहाल केंद्रीय समिति में पॉलिट ब्यूरो के 4 सदस्य मिलाकर कुल 14 एक्टिव सदस्य बाकी बचे हैं। 12 केंद्रीय समिति सदस्य जेल में हैं, 3 बीमारी के चलते मर चुके हैं, 4 ने तेलंगाना और महाराष्ट्र में सरेंडर कर दिया है और 2007 से अब तक 7 को एनकाउंटर में मार दिया गया है। फिलहाल सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति में कादरी सत्यनारायण रेड्डी, चंद्रन्ना, मोडम बालकृष्ण, गणेश उइके, गजरिया रवि, अनलदा, माडवी हिडमा, के रामचंद्र रेड्डी, सुजाता, मल्लराजा रेड्डी शामिल हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक माओवादियों की कमांड व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बसव राजू के मारे जाने के बाद हिडमा जैसे कमांडर अपनी मर्जी से छिटपुट हमलों का अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, माओवादी खेमे में इस समय इतनी खलबली मची है कि आगे कैसे नेतृत्व करना है उसे समझ नहीं पा रहे। फिलहाल माओवादियों की प्राथमिकता जान बचाने की है। ऐसे में कोंटा जैसी घटनाओं को वो अपनी भड़ास मिटाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि माओवादियों ने संघर्ष विराम और बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सरेंडर करने की शर्त मानने को तैयार नहीं है। कोंटा जैसी घटनाओं के बाद तो बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करना बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, माओवादियों से बातचीत के प्रस्ताव को मानना चाहिए या नहीं?
क्या माओवादियों का हित सरेंडर करने में ही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।